नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासों में हमने जो पढ़ाई की है, यानी अपने जो पढ़ाने का काम किया गया है, उसके समक्ष जो हम एक माइंड मैप के तौर पर एक क्लास लाए हैं, जिसमें आप समझने का बेहतरीन तरीके से काम किया जाएगा। जिसमें जो क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे कंपनियों का आगमन हुआ, उनके बारे में जो टॉपिक्स थे, हमने उन्हीं को एक संयोग यानी माइंड मैप के तौर पर आपको समझाने के तौर पर एक माइंड मैप के द्वारा, एक वीडियो के माफिक या वीडियो के द्वारा हम आपको उस क्लास के रूबरू कराएंगे, जिसमें हमने देखेंगे कि उस क्लास के अंतर्गत जो पढ़ाई गई बातें हैं, अब उनके द्वारा घटित घटनाएं हैं, या कंपनियों के आगमन से लेकर उनके जाने या उनके आगमन से लेकर उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, उनके बारे में जानकारी जो समक्ष है, उसमें इस माइंड मैप के तौर पर हम आपको बताने का काम करेंगे। जिसमें आप देखेंगे कि एक बेहतरीन क्लास का होने का काम करेगी, जिसमें देखेंगे कि हमारे द्वारा जो पहले की जो हमारा टॉपिक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन जिसमें हमने देखा कि प्रीवियस हमने कुछ क्लासों में हमने यूरोपीय से संबंधित सारी क्लासेस अटेंड की हैं, जिसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने उनसे रिलेटेड नहीं किए, तो उसी के माध्यम से हम यूरोपीय आगमन से हम रिलेट करते हुए उनके बारे में बात करते हुए उनके बारे में जानेंगे कि कैसी उनके द्वारा स्थिति दोहराई गई, कि उनके द्वारा आने का काम किया है भारत में। तो उसी के अंतर्गत देखेंगे जो भारत में पुर्तगाली हैं, यानी यूरोपीय देश है एक पुर्तगाल। बात करें अगर मैं एक टॉपिक से बताऊं, जैसे ही मान लो ये वर्ल्ड में ये मान लो ये पुर्तगाल है, और यहाँ पर है ये अफ्रीका महाद्वीप, उसके उपलक्ष्य में है यहाँ पर ये अरब सागर, उसके बाद है भारत, ये भारत हुआ। तो यहाँ पर हुआ गुजरात, और यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है, वो यहाँ पर मान लो श्रीलंका। तो यहाँ से पुर्तगाली को जो आने का शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई है, वो पुर्तगाल से चलकर यहाँ पर आने का काम है। लेकिन उससे पहले, पुर्तगाली से पहले और भी ऐसे बहुत से नागरिक थे जो भारत आने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ तो यहाँ पर कुछ तो उत्तरी महासागरीय पर होते हुए वापस चले गए, यहाँ पर तूफानों का देश बताकर। अगर आपने क्लासों को देखा होगा, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पर वो आता है, जिसके द्वारा वो आता है 1587 में आने का काम करता है, और यहाँ से तूफानों का देश बताकर वापस चला जाता है, तूफानों का स्थान बताकर वापस चला जाता है। उसके उपरांत 1492 में यहाँ से वास्को डी गामा भारत के लिए खोज के लिए निकलता है, लेकिन वो रास्ता भटककर अमेरिका पहुंच जाता है, जहाँ पर उन्हें अमेरिका खोज की है और अमेरिका की खोज करता है। वहाँ पर लोगों को देखने का माफिक उनको कहता है रेड इंडियंस, उनको वहाँ पर देखने का माफिक कहता है रेड इंडियंस, क्योंकि उसके जो अंदर छवि बनी हुई है कि जो इंडियंस हैं वो हल्के से सांवले हैं, यानी अगर देखें तो सांवले प्रवृत्ति के हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में उसने कहा कि वो रेड इंडियंस उन्हें कहता है। अधिक ठंड के कारण, अगर आप देखा तो अधिक ठंड होती है जब हमारे गाल यहाँ से लाल हो जाते हैं, तो वहाँ पर अमेरिका में जो है, वहाँ पर ज्यादा अधिक ठंड होने के कारण जब वो पहुंचा, वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उन लोगों के जो चेहरे थे वो लाल सुर्ख थे, तो इसी कारण उन्हें रेड इंडियंस कहा गया। तो बात करें पुर्तगालियों की, पुर्तगालियों में सर्वप्रथम जो भारत में सफल जो हुआ है, भारत जो आने का समुद्री मार्ग खोजने में सफल हुआ है, वो कौन है? वास्को डी गामा, जिसका भारत में आगमन होता है 1498 में। कहाँ पर आता है? कालीकट बंदरगाह, यानी उससे पहले जो आता है वो पहले आता है सूरत में। सूरत के बाद वहां से उसका मार्गदर्शन जमीन के द्वारा किया जाता है। तो जमीन उसे कहता है कि वो कालीकट बंदरगाह पर यहाँ पर पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह केरल में, जहां पर उसका स्वागत जमीन के द्वारा किया जाता है। जमीन जो वहां का शासक है, कालीकट आया और भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने का काम किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने का काम किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। जहां से वो भारत में आता है, और भारत में आकर जो जमीन है उसके द्वारा स्वागत किया जाता है। अगर बात करें उसके जहाज की, तो वो किस जहाज से आता है? हेक्टर नामक जहाज जो था, उसके द्वारा भारत में आने का काम करता है। जो अब्दुल मानिक है, उसका मार्गदर्शन कौन करता है? सूरत से अब्दुल मानिक उसका मार्गदर्शन करता है कि वो कालीकट से पहले वो कहाँ पर पहुंचता है? सूरत में। सूरत से उसका अब्दुल मानिक के द्वारा मार्गदर्शन होता है, और मार्गदर्शन के बाद कालीकट पहुंचता है, जहां पर उसका जमीन के द्वारा स्वागत किया जाता है। और वहां से जब यह भारत में आता है, तो भारत से वो क्या ले जाता है? काली मिर्च ले जाता है व्यापार के लिए, काली मिर्च ले जाता है, और उन्हें विदेशों में 60 गुना मुनाफे पर बेचता है। 60 गुना मुनाफे, यानी कोई वस्तु 1 रुपए में ले जाकर 60 रुपए में बेचने का काम करता है। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। भारत में इनका आने का काम किया था। भारत में आने का जो सिल्क रोड था, बात करें सिल्क रोड था, तो पहले ईरानियों से जो ऊपर भारत के स्थल भाग से होता हुआ था, ये मान लो कश्मीर है, यहाँ से कश्मीर के ऊपर होते हुए अफगानिस्तान, ईरान और भूटान नहीं, ईरान, इजराइल आदि देशों से होता जाता था। तो वहां पे गहरा युद्ध होने के कारण वहां से यह रास्ता बंद हो गया। तो
तब पुर्तगालियों ने इस रास्ते को खोज की, किस रास्ते की, समुद्री मार्ग की खोज की। तो इसी कारण समुद्री मार्ग की खोज की। फिर उसके बाद पुर्तगालियों में फ्रांसिस डी अल्मीडा आता है, जिसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की जाती है, जो 1505 में कब आता है, भारत कब आता है, 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में कब आता है, 1505 ईस्वी में आता है भारत, जिसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा जारी की थी, डी अल्मीडा के द्वारा, जो वास्को डी गामा के गवर्नर, यानी जो वास्को डी गामा का गवर्नर बन के आया है, कौन आया है, डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा जो है गवर्नर बन के आया है, कहाँ का, पुर्तगाल से भारत में गवर्नर बन के आया है वास्को डी गामा, जिसने नीली पानी की क्रांति, यानी सभी जो पानी जब ये भारत की करता है तो भारत की खोज करता है जलमार्ग के द्वारा, तो अल्मीडा जो है वो एक पानी पर एक ऐसी सेना स्थापित करता है जिससे वो व्यापार करने के संबंध में शांतिपूर्वक व्यापार कर सके। उसके बाद करें तो पुर्तगालियों में भारत के ऊपर जो वो हुए हैं, भारत के ऊपर जो कार्य किए गए हैं, उसके द्वारा अल्फासो डी अल्बुक जो है 1509 में यानी उसका पुर्तगाल का गवर्नर बनकर जो आता है, जिसे 1510 में अल्बुक से 1510 में क्या करता है, 1510 में गोवा उसे छीन लेता है, किसे, अल्बुक से गोवा छीनने का काम किसके द्वारा किया गया, अल्बुक से। तो 1510 में गोवा छीन लेता है कौन, डी अल्बुक छीन लेता है किससे, 1510 में गोवा। इसके उपरांत इसके कार्य जो है सती प्रथा का जो सती प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए जो इसने बल दिया है, किसने, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। फिर बाद में इसके बाद आते हैं पुर्तगाली के बाद आते हैं कौन, डच। पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं, डच कहाँ के लोग थे, नीदरलैंड के निवासियों को कहा किया जाता है डच निवासी को, क्या नीदरलैंड के लोग को क्या है, डच। तो डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, मूसलीपट्टनम में, प्रथम फैक्ट्री जो कहाँ पर लगाई, मूसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाने का काम किया गया, जी सर। तो फर्स्ट फैक्ट्री मूसलीपट्टनम कहाँ पर कब लगाई, 1605 में, जिनके द्वारा, डचों के द्वारा, डच जो लोग थे या नाविक, जो डच के जो व्यापारी लोग थे उनको क्या कहा था, डच कहा गया नीदरलैंड के लोगों को। तो इसके बाद सर कौन आए, उसके बाद आए फ्रेंच के बारे में हमने जाना, तो फ्रेंच जो लोग हैं, तो प्रथम खारकाना 1668 में लगाते हैं, जिसमें आप जानेंगे डुप्ले के द्वारा युद्ध लड़ गए, कर्नाटक प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय के बारे में, जिसमें प्रथम युद्ध के उपरांत डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है अंग्रेजों की मुहिम के कारण। कैथरीन है, महारानी कैथरीन है, फ्रांसिस महारानी कैथरीन, उनके द्वारा उन्हें वापस बुलाया जाता है, किसको, डुप्ले को, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति का जो फ्रांसीसी व्यापारी है उनका जो यहाँ पर स्थायित्व है वो कमजोर होने लगता है, उसके कारण। फिर बात करते हैं, उनके बाद आते हैं अंग्रेज, जो भारत में स्थायी रूप से भारत में बसने का काम करते हैं, और यहीं से हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जहां से अंग्रेजों के स्थायित्व के बारे में हम जानना चाहते हैं या जानने का काम करते हैं, जो जिसके द्वारा 1599 में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए बनाई गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या कहेगा कि पूर्व के देशों में आप व्यापार करने के लिए बनाए जा रहे हो, तो आप पूर्व के देशों में व्यापार करोगे। लेकिन जब सेसर जैवी ने पता चला कि भारत में कोई मामूली देश नहीं है, ये सोने की चिड़िया है, तो उसी के उपरांत उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वहां में उनमें एकता नहीं है, तो और ये ठहरे बनिया लोग जो अंग्रेज थे, ये ठहरे बनिया लोग, जैसे कि उनमें बीच में दरार डालो और प्रशासन को फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपनाकर भारतीयों पर शासन किया। तो भारतीयों अकल पर पत्थर मान लो, जो एकता के साथ न रहकर अगर आप भी अलग अलग रहोगे तो उसमें एकता का कारण ही जो अभाव है, जो मेन कारण है भारतीयों पर शासन करने का, एकता का कारण है वो, जिसमें 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की जाती है। 1500 ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई, लेकिन जो इसका जो समापन हुआ है वो 1599 में हुआ है। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम रॉयल चार्टर प्राप्त किया। वो किस बेसिस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पर 1600 ईस्वी में। 1608 में हॉकिंग्स है जहांगीर के दरबार में आया और 3 वर्ष तक रहता है। 1608 में आता है और 1611 में जाने का काम करता है। जो यहाँ पर हॉकिंग्स का कार्य क्या था कि यहाँ पर दूत बनकर जाओ। जो अंग्रेज दरअसल ऐसे हुआ करते थे कि वहां पर पहले जानकारी इकट्ठा करो, अगर कोई भी है पहले वहां पर अपने दुश्मन के बारे में जानो, पहले उसके बारे में जानो वो क्या करता है क्या नहीं करता, या क्या उसके समक्ष शक्तियां हैं या क्या है, तो उसके बारे में जानने के लिए पहले विलियम हॉकिंग्स भारत आया। विलियम हॉकिंग्स 1608 में आया। विलियम हॉकिंग्स कब आया? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में भारत आने का काम करता है। 1608 ईस्वी में कब आता है भारत? 1608 में। तो उसके उपरांत 1611 में जब जहांगीर से आदेश के द्वारा एक प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में लगाने का काम करता है।
प्रथम अस्थायी मूसलीपट्टनम, पहले स्थायी जो 1611 में प्रथम अंग्रेजों के द्वारा अस्थायी कारखाना कब लगाया गया है, तो 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में। पहली फैक्ट्री कब लगाई गई और कहाँ लगाई, तो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा कहाँ लगाई, सूरत में, सूरत में लगाने का काम किया सर जी, ठीक है। तो सूरत में कहाँ पर, सूरत कहाँ पर है, गुजरात में, तो गुजरात में इनके द्वारा पहली लगाई गई, गुजरात में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई। इसके द्वारा स्थायी जो फैक्ट्री है, प्रथम पहली फैक्ट्री तो कहाँ, 1613 में सूरत में, सूरत में किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हैं उनके द्वारा लगाने का काम किया गया। फिर बात करें कि 1615 में, 1615 में थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार का दौरा करता है जो जहांगीर के दरबार का दौरा करता है, तो उसी के उपरांत जब यह भी जहांगीर के दरबार में रहने का काम करता है, तो जहांगीर के दरबार में रहकर ये जहांगीर को ऐसे उपहार भेंट करता है जहां पर इसके समक्ष, जैसे मान लो वहां पर इसने अंग्रेजी शासन जहाँ ब्रिटेन से लाकर कुछ ऐसे गिफ्ट दिए जिससे जहांगीर इससे खुश होकर इसे यहाँ पर स्थापित करने के लिए फैक्ट्री के लिए 1623 में परमिशन दे देता है, जिसके पक्ष में यहाँ पर इनकी जो फैक्ट्री है वो बनने लगती है। अब बात करें यूरोपीय के बाद, इसमें आता है स्वाली का युद्ध। जो स्वाली का युद्ध है, किस किस को जो हरा, किसने हराया, किसको हराया, तो किसके बाद है, किसके अंतर्गत है, तो ये है अंग्रेजों के अंतर्गत स्वाली का युद्ध जो 1612 ईस्वी में हुआ। स्वाली का युद्ध किसके बीच, पुर्तगालियों को हराया, किसने हराया, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने किसको हराया सर जी, तो पुर्तगालियों को हराया। तो स्वाली के युद्ध के नाम से जाना जाता है कौन सा, तो पुर्तगाली को 1612 ईस्वी में हराया, तो इसे स्वाली का युद्ध के नाम से जाना होगा। फिर आती है चिन सुराहा की लड़ाई, चिन सुराहा की लड़ाई जो 1759 में, चिन सुराहा की लड़ाई 1759 में किसके साथ, डचों के साथ। जो अंग्रेजों के टॉपिक, जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अंग्रेजों के साथ किस किस की लड़ाई हुई है, तो किस किस के साथ लड़ाई हुई है उसके बारे में जाना। जो स्वाली का युद्ध है, स्वाली का युद्ध 1612 में, स्वाली का युद्ध 1612 में। स्वाली का युद्ध सर 1612 में हुआ, स्वाली का युद्ध 1612 में। तो स्वाली के युद्ध में 1612 में पुर्तगाली को हराया किसने, अंग्रेजों ने हराया। तो उसके बाद देखा चिन सुराहा की लड़ाई, चिन सुराहा की लड़ाई किस किस के बीच, अंग्रेजों और डचों के बीच। चिन सुराहा की लड़ाई किसके बीच, अंग्रेज वर्सेस अंग्रेज वर्सेस डच, अंग्रेज वर्सेस डच, अंग्रेज वर्सेस डच। अंग्रेज वर्सेस डच की कब हुई, तो 1759 में सर जी, 1759 में हुई, 1759 में इनकी लड़ाई हुई। तो विड्रो की लड़ाई यानी वेड्रो की लड़ाई और हुगली की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। किस लड़ाई को, वेड्रो की लड़ाई, वेड्रो या हुगली की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। चिन सुराहा की लड़ाई जो है उसे वेड्रो की लड़ाई या चिन सुराहा की लड़ाई के नाम से, या चिन सुराहा की लड़ाई या फिर हुगली की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, हुगली की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बात करें कि स्वाली के युद्ध के बाद चिन सुराहा की लड़ाई। फिर बात करते हैं कर्नाटक युद्ध। जो कर्नाटक युद्ध है, जो फ्रांसीसियों के समक्ष अंग्रेजों के जो फ्रांसीसियों को क्या क्या ऐसी विभावना थी जो उनके सामने आई, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो जो अंग्रेजों, जो कर्नाटक के युद्ध हुए हैं किस चीज के बीच में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो व्यापारी हैं, अंग्रेजी व्यापारी और फ्रांसीसी व्यापारी या ब्रिटेन के जो फ्रांस के व्यापारी हैं, तो उनके बीच हुआ पहला युद्ध होता है 1744 से 1748 ईस्वी में। पहला क्या होता है, 1744 से 1748 ईस्वी में। तो पहला होता है 1744 से 1748 ईस्वी में, जिसमें एक्सला चापेल संधि के साथ समाप्त होता है। जो एक्सला चापेल संधि यानी यूरोप में जब फ्रांस में जो है एक्सला चापेल संधि जो है कहाँ पर समाप्त होता है, यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर एक्सला चापेल संधि के अंतर्गत ही है समाप्त होता है, एक्सला चापेल संधि के अंतर्गत ही समाप्त होता है। जिसमें दूसरा युद्ध के बारे में बात करें तो दूसरा युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। दूसरा युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। इसमें अंतर्गत अगर आप जाने तो इसमें जो डुप्ले, इसका नेतृत्व कौन रखा रहा है, पहले युद्ध का डुप्ले इसी के अंतर्गत, पहले युद्ध के अंतर्गत ही, पहले तो वो जीत रहे थे, कौन, फ्रांसीसी जीत रहे थे, लेकिन उसके अंतर्गत कौन किसे बुला लिया जाता है, डुप्ले को वहां पर फ्रांस में बुला लिया जाता है। फ्रांस में जो फ्रांस का नागरिक है तो उसे वापस बुला लिया जाता है। जिसके बाद देखते हैं कि सेकंड जो है 1749 से 1754 ईस्वी तक चलेगा। तो जिसमें पांडुचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। कौन सा युद्ध, कर्नाटक दूसरा युद्ध पांडुचेरी की संधि के साथ। अंबूर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को किसी नाम से और जाना जाता है, अंबूर का द्वितीय युद्ध। अंबूर का द्वितीय युद्ध के नाम से किसे और जाना जाता है, तो अंबूर का द्वितीय युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को, सॉरी अंबूर के युद्ध के नाम से अंबूर के युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को। कर्नाटक का युद्ध जो तृतीय है युद्ध है, जो 1756 से 1763 तक, तो 1756 का इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। किसे, 1700 जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध है उसे सप्तवर्षीय
सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जा रहा है किसे, कर्नाटक के तृतीय युद्ध को, जिसमें हम देखेंगे वांडीवास की लड़ाई के नाम से जाना जाता है इसे। वांडीवास की लड़ाई जो 1760 में हुई, वांडीवास की लड़ाई कब हुई, 1760 में, इसी को कर्नाटक के तीसरे युद्ध के अंतर्गत आती है, जिसमें फ्रांसीसियों को हराया और पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। किसने, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी, जो पहले पांडिचेरी पर कब्जा किसका था, फ्रांसीसियों का। लेकिन उसके बाद जब 1763 इसमें वांडीवास की यानी कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध होता है, उसके अंतर्गत ये फ्रांसीसियों को हराते हैं और पांडिचेरी पर कब्जा कर लेते हैं, पांडिचेरी पर कब्जा कर लेते हैं। जो ये युद्ध जो समाप्त होता है किस पर समाप्त होता है, पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है, पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल में बंगाल में ऐसी घटित घटनाएं हैं जिनके द्वारा हुई हैं। पहले बंगाल में अंग्रेजों को जब जो अंग्रेज हैं 1764 का जो बक्सर युद्ध होता है, उसके बाद पहले 1757 के बाद, 57 से पहले तो अंग्रेज तो क्या थे, एक व्यापारिक थे, और 1757 से पहले क्या थे, व्यापारिक। लेकिन 1757 के बाद वो क्या बन जाते हैं, किंग मेकर बन जाते हैं, किंग मेकर यानी किंग को बनाने वाले। यानी अगर आप देखेंगे तो 1757 जो 1764 का युद्ध होता है बक्सर का, जिसमें एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें उनकी सारी सत्ता उनके हाथ में आ जाती है और वो क्या बन जाते हैं, किंग मेकर बन जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम बंगाल में उनके शासन के बारे में। बंगाल में जानेंगे तो बंगाल में पहले जो नवाब है, प्रथम नवाब बंगाल का, प्रथम जब बंगाल आजाद हुआ यानी बंगाल स्वतंत्रता जो नवाब यानी बंगाल जो स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लगा, तो उसका पहला नवाब कौन है, मुर्शिद कुली खान जो मुर्शिद कुली खान है पहला नवाब बना। उसके बाद सुनहरा फरमान जारी करने यानी गोल्डन फरमान जो जारी कर रहा है वो कौन है, फरुखसियार जो है गोल्डन फरमान जारी करता है। ब्लैक होल त्रिशादी के बारे में जाने तो ब्लैक होल सिराजुद्दौला के द्वारा जो जिसमें 146 लोगों को एक छोटे कमरे में बढ़ाकर उन्हें मारने का काम किया। किस ब्लैक होल त्रिशादी के कारण, ब्लैक होल त्रिशादी जो ब्लैक होल घटना के नाम से जानी जाती है, ब्लैक होल घटना के नाम से जानी जाती है। और बंगाल में ऐसी क्या घटनाएं हैं, तो और बंगाल में घटनाएं हैं तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। किसके बीच, सिराजुद्दौला बनाम ब्रिटिश यानी सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर उसके द्वारा 1757 का युद्ध हुआ। तो उसके बाद होता है जब 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है या मर जाता है, तो उसके बाद जो अंग्रेज हैं वो किसे बनाते हैं, मीर जाफर को। मीर का जो सिराजुद्दौला है उसके जो घर गृहस्थी वाले हैं लोग हैं, जो उसकी मौसी है घसीटी बेगम, उसके जो प्रतिद्वंदी लोग हैं जैसे मीर जाफर हुआ और भी ऐसे अन्य लोग हैं जिनके बारे में मैंने क्लासों में पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं सिराजुद्दौला उल्लाह ब्रिटिश जो सिराजुद्दौला उसके साथ कौन लड़ रहा है, ब्रिटिश सरकार लड़ रही है किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ। जिसमें यह घटना मतलब ये लड़ाई उनके बीच हुई क्यों, तो उनके बीच लड़ाई हुई क्योंकि उन्होंने 146 लोगों को एक कमरे में कैद करके मार डाला। यानी उनमें से 23 लोग ऐसे जीवित रहे जिनमें से एक बचकर वापस चला जाता है, जो अंग्रेजों को सारी कहानी बताता है और जिसके कारण यह 1757 का प्लासी युद्ध होने का काम करता है। तो उसके बाद 1764 जो बक्सर का युद्ध बंगाल के लिए क्या होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें मीर जाफर वो अलग है, मीर कासिम ये अलग है। मीर जाफर जो है 1757 के प्लासी युद्ध के दौरान सुनने को मिलेगा, लेकिन जो मीर कासिम जो है 1764 के बक्सर युद्ध है उसके अंतर्गत मिलेगा, जिसमें मीर कासिम शह आलम द्वितीय जो उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा है, शह आलम द्वितीय शुजा-उद-दौला जो अवध का है, तो बनाम किसके साथ लड़ेंगे युद्ध, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्यों लड़ेंगे, क्योंकि इनके जो स्थायित्व यानी इनके जो कार्य हैं उनके देखरेख के यानी ये अपनी मनमानी करने लगे, कौन, अंग्रेज अपनी मनमानी करने लगे। तो उसी के अंतर्गत यह तीनों मिलकर इसे हराने की फिराक में लग गए। लेकिन क्या हुआ, निर्णय क्या हुआ, ठीक है, ये तीनों हार गए। तो इसी युद्ध के जो यह युद्ध था ऐसा निर्णायक युद्ध है जिसके बाद अंग्रेज जो है वहां के किंग मेकर बन गए, भारत के किंग मेकर। तो अंग्रेज जीत गए इस युद्ध में। तो शह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर करते हैं 1765 में। अब आपसे पूछा जाए 1765 की जो 1765 में या इलाहाबाद संधि कब हुई, तो 1765 में आप आसानी से बताने का काम करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम मैसूर के बारे में। मैसूर के बारे में जानने का काम करेंगे। तो मैसूर में ऐसी क्या क्या घटनाएं हैं, तो क्या क्या घटना है जिसके बारे में हम ये जानना है। तो राजवंश जो है वाडियार वंश जो है एक उस समय किस वर्ष, तो 1767 के आसपास 1700 को
जो 17वीं दशक है, उस सॉरी 1768 का दशक है, उसके अंतर्गत ग्वालियर वंश के जो शासक है वो कौन है? हैदर अली। उस टाइम पे कौन है? हैदर अली। हैदर अली है। तो हैदर अली के अंतर्गत 4 युद्ध लड़े गए, जिसमें प्रथम युद्ध जो है मैसूर में लड़ा गया, जिसमें मैसूर की जो हैदर अली है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है 1767 से 1769 तक चलने का काम करेगा, जिसमें मैसूर की जीत होती है और मद्रास की संधि पर समाप्त हो जाती है, जिसमें मद्रास की संधि पर समाप्त होती है। तो उसके बाद होता है द्वितीय युद्ध जो 1780 से 1784, इसमें उसकी लड़ाई, उसकी मृत्यु हो जाती है किसकी? हैदर अली की। लेकिन उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान राजा बनता है, तो उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया? राजा टीपू सुल्तान के द्वारा। तो टीपू सुल्तान मंगोल की संधि के साथ समाप्त होता है, और टीपू सुल्तान इसमें दूसरे युद्ध में जीत जाता है। फिर उसके बाद तृतीय युद्ध जो 1790 से तीसरा मैसूर अंग्रेज युद्ध जो है वो किसके बीच होता है? अंग्रेजों के बीच ही चल रहा है 1790 से 1792 तक, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाता है। तो टीपू सुल्तान के हारने के उपलक्ष्य में तो सहायक गठबंधन संधि जो है सामने आती है। सहायक गठबंधन संधि अगर पूछे आपसे, सहायक संबंध जो गठबंधन है वो कब हुआ? तो 1700 संगठन संबंधी के अंतर्गत जो बातें आती हैं वो क्या है? तो वेले जली द्वारा जो सहायक संगठन जो संधि है किसके द्वारा लगी? वेले जली के द्वारा। हैदराबाद का पहला 1798 में अपनाया गया सहायक संधि द्वारा। सहायक संधि के द्वारा अंतर्गत ही हैदराबाद ऐसा वो है पहला जो पहला जो प्रांत है जो अपनाया गया किसके द्वारा? सहायक संधि के प्रांत, जिसमें 1799 मैसूर अपनाया गया। उसके उपरांत तंजौर 1799, अवध 1801 में, और 1802 में पेशावर। तो सहायक संधि के उपलक्ष्य में ये सारे प्रांत अपने उसमें मिलाने का काम किया अंग्रेजों के द्वारा। पहला हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशावर। 1799 में मैसूर और तंजौर, और 1701 में अवध, और 1702 में पेशावर। और सबसे पहले कौन? 1798 में हैदराबाद। 1798 सहायक संधि का जो प्रथम शिकार बना कौन? हैदराबाद। उसके बाद मैसूर के बारे में हमने जानते हैं कि मैसूर मराठों के बीच युद्ध है। तो मराठों के बीच भी 3 युद्ध हुए, जिनमें से हम कहेंगे 1775 से 1782, और द्वितीय 1803 से 1806, और तीसरा युद्ध 1817 से 1818 में मराठों और अंग्रेजों के बीच होने का काम किया गया। तो जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर इनके अंतर्गत भी पढ़े तो इनके अंतर्गत बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस क्लास में टॉपिक में नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसी के अंतर्गत हम क्लासों में देखेंगे कि जो मराठों के बीच जो युद्ध हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो मशक्कत की है, संघर्ष हुए हैं, तो उनके बारे में हम एक क्लास में जानेंगे। तो इसके उपरांत देखते हैं पंजाब। पंजाब में अंग्रेजों के बीच जो पंजाब राजा हैं, शासक हैं, उनके और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई है उनके बारे में। राजा अमृतसर की संधि है। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। अमृतसर यानी पंजाब में। तो किसके बीच? अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई। इसके कौन सी अमृतसर की संधि? अमृतसर की संधि के बाद हमने देखा कि अफगान के जो अफगान में जो युद्ध होते हैं अंग्रेजों के द्वारा, अगर बात करें तो उस टाइम पे तो अफगान जो है वो भी भारत का ही एक हिस्सा है। तो उसमें देखेंगे प्रथम अफगान युद्ध है जो जॉन लॉरेंस गवर्नर जनरल द्वारा लड़ाया गया है। जॉन जनरल लॉरेंस द्वारा, जो 1839 से 1842 में होता है। प्रथम अफगान युद्ध जो 1839 से 1842 में होता है। द्वितीय कौन सा है? द्वितीय सर 1879 से 1880, जो 1 साल तक चला, जिसमें गंडामक की संधि पर हस्ताक्षर हुए। कौन सा युद्ध था जिसमें गंडामक की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो आप बताएंगे कि अफगान का द्वितीय युद्ध था। तो जब अफगान के द्वितीय युद्ध में बता देंगे। तो अफगान का तृतीय युद्ध कब हुआ? अफगान का तृतीय युद्ध 1919 में ऐसी क्या घटना थी जिसमें ऐसी कौन सी घटना थी जो आज तक भुलाई नहीं जा सकती? यानी आज भी जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनके उपलक्ष्य मैं आपको हिंट दे देता हूं। तो 1919 में ऐसी कौन सी घटना थी जो आपके अंतर्गत में आती है, आप समझ सकते हैं कौन सी घटना है, तो आप मुझे बताने काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं सिंध प्रांत। जो सिंध प्रांत है उस पर अध्ययन करने का काम करेगा कौन? अंग्रेजों के द्वारा शासित करके धीरे धीरे बहुत से क्षेत्र हैं। जैसे मान लो भारत का जो क्षेत्रफल है,
मान लो भारत का क्षेत्र है, पहले इस पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहले इस क्षेत्र को कवर करते हैं, फिर इसके बाद ये मराठा ये इस क्षेत्र को कवर करते हैं, फिर इस क्षेत्र को, फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र को, अफगान और सिंध के प्रांत को, सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान जो एरिया है, यानी यहाँ पर जो जो प्रांत है ये वाला एरिया, जिसे क्या कहा जाता है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत जो कहा जाता है, उसके द्वारा कब अधिग्रहण किया गया अंग्रेजों के द्वारा, सिंध प्रांत को कब अधिग्रहण किया था, 1843 में अंग्रेजों के द्वारा इसे अधिग्रहण किया। तो अंग्रेजों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं भारत में, जो किस प्रकार उन्होंने भारत पर कब्जा किया है, तो धीरे धीरे करके उन्होंने लोगों में यानी उनके शासकों में फूट डाली है, या फिर अयोग्य शासक निर्धारित करके उन्हें अपने कब्जे में लिया है। उनके शासक यानी उनके जो प्रांत हैं उनको अपने कब्जे में, या राज्य को अपने कब्जे में लेने का काम किया है। उसी के तौर पर जो है, आपको उम्मीद है आपको ये क्लास बेहतरीन लगी होगी। अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए आपको, तो आप मैसेज करके छोड़ सकते हैं, जिसको चाहिए भी। तो आप हमारी फेसबुक या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार जो अगर आपको कोई भी है तो उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।